तो बच्चों आइए जी जरा हम लोगों ने चैप्टर का अब तक जो फैक्ट नंबर 1 पढ़ा था। देखिए इस चैप्टर का जो पहला फैक्ट था वो ये था कि देखिए एन ईएमएफ is induced. An EMF is induced in a closed loop या circuit due to the variation of the magnetic flux याद रखिए EMF सॉरी फैक्ट नंबर 1 कहता है कि an EMF is induced in a closed loop या circuit due to the variation of the magnetic flux in it. तो एक EMF इंड्यूस होता है इन अ क्लोज्ड लूप या सर्किट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। ये तो पुरानी बात हो गई। अब तक हमने जितनी पीछे लेक्चर पढ़ा चैप्टर 5 का उसमें ये बात सामने आई। तो कल आपने लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सारी चीजों को देख लिया था। ठीक है, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज हमारा अगला टॉपिक है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। देखिए इस चैप्टर का फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है। फैक्ट नंबर 2 कहता है देखिए एक तरीका ईएमएफ इंड्यूस करने का ये है कि आप बार मैग्नेट को मूव करा के मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करवा लें, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा लें, तो उस सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस हो चुका था। अब आज हम दूसरा तरीका देखेंगे कि व्हाट इज द सेकंड वे। फैक्ट नंबर 2 बेसिकली क्या चीज है, ये एक सेकंड वे है ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। किसी क्लोज लूप या सर्किट में इट इज अ सेकंड वे ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप और सर्किट। देखो बच्चों दो तरीके हैं फिलहाल तक, याद रखिए दो तरीके हैं किसी भी क्लोज्ड लूप या सर्किट में ईएमएफ जगाने के। पहला तरीका है कि आप एक ईएमएफ जगा सकते हो इन अ क्लोज्ड लूप या सर्किट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। तो वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स करवाने की वजह से आप उसमें ईएमएफ जगा सकते हो। फैक्ट नंबर 2 कहता है, फैक्ट नंबर 2 इज अ सेकंड वे ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप और सर्किट। तो पहला तरीका ईएमएफ इंड्यूस करने का ये है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करवाएं या चेंज करवाएं। वो जो हमने एक्सपेरिमेंट पीछे किया जिसमें बार मैग्नेट को आप टुवर्ड्स द सोलेनॉइड और अवे ले जा रहे थे, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा था सोलेनॉइड में और उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। याद है? तो आज से अब सेकंड फैक्ट यानी सेकंड तरीका ईएमएफ जगाने का क्या है, ये अब हम पहले लिखेंगे, फिर इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड फैक्ट नंबर 2 ये था कि an EMF can also be induced. An EMF can also be induced in a closed loop or circuit. An EMF can also be induced in a closed loop or circuit if a wire is cutting perpendicularly, if a wire is cutting perpendicularly through the magnetic field. So an EMF can also be induced in a closed loop or circuit if a wire is cutting perpendicularly through the magnetic field. अब बच्चों ये बात आप जरा लिख लो
एक बार जरा प्लीज यस कीजिए, आप लोग सब प्रेजेंट हैं? चलिए, ये हमारा फैक्ट नंबर 2 था कि जी द सेकेंड वे ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप और सर्किट, वो ये है कि जी आप ईएमएफ इस तरह भी इंड्यूस करा सकते हो इन अ क्लोज्ड लूप और सर्किट कि इफ अ वायर इज कटिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह करने से भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। जी मैं आता हूं कि व्हाट डज इट मीन, हाउ डू यू कट द परपेंडिकुलर, हाउ डू यू कट द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाय अ वायर, इस पे आता है। Now see, this is an experiment. आप जरा एक हेडिंग लिखो, experiment to prove fact number 2। बच्चों, experiment to prove the fact number 2। देखिए फैक्ट नंबर 1 के लिए तो आपने वही वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि जैसे एक वो बार मैग्नेट हमने टुवर्ड्स एंड अवे इस सोलेनॉइड में किया था। ये जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था, ये तो तरीका था टू प्रूव दिस फैक्ट नंबर 1, दिस एक्सपेरिमेंट, याद है? अब हम आते हैं कि इस फैक्ट नंबर 2 को साबित करने के लिए एक क्या एक्सपेरिमेंट हमें इसमें करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए एक्सपेरिमेंट ये था, ये आपके पास नॉर्थ आ रहा है, ये आपके पास साउथ है, ठीक है जी, और ये आपके पास एक वायर है ए बी। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये वायर पड़ी हुई है, और ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। तो इस गैल्वेनोमीटर का नीडल ये आपके पास, ठीक है जी, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, और ये आपके पास ऐसे दो बार मैग्नेट्स पड़े हुए हैं। तो सी दीज आर द, दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये आपके पास एक वायर ए बी है, ठीक है जी, दिस इज अ वायर ए बी, ऐसे ये आपके पास एक वायर ए बी है, और इस तरह गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, ठीक। तो इस तरह से ना आप अगर एक दो बार मैग्नेट्स के दरमियान, अब ये भी डायरेक्ट आपको पता है एक एफएक्यू है, हर हेडिंग, मैंने कहा था ना इस चैप्टर और सेक्शन की हर हेडिंग एक पास पेपर क्वेश्चन है। बस आपने नोट्स पक्के करने हैं, तो आप डायरेक्ट देखना ईयरलीज में कितना कंफर्टेबल फील करोगे। तो दो बार मैग्नेट्स के दरमियान आपने एक वायर ए बी रखी है ऐसे, और वो वायर ऐसे कनेक्टेड है विद अ गैल्वेनोमीटर। रिमेंबर, हमने इस वायर ए बी को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, देयर इज नो बैटरी और एनर्जी गिविंग सोर्स, सिंपल दो बार मैग्नेट्स, बीच में एक तार है, और वो वायर कनेक्टेड है विद अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का याद है मकसद क्या था, कि इट मेजर्स एंड डिटेक्ट्स, it measures and detects small amounts of current, small amount of current flowing in the circuit। इसका काम करंट को डिटेक्ट करना, कि नहीं? तो जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने, याद है, इधर कोई बैटरी, सोलेनॉइड को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, बल्कि बार मैग्नेट की मोशन से टू एंड फ्रो हमने इसमें एक ईएमएफ यानी वोल्टेज जगाई थी। अब इधर भी इस तार को भी हमने किसी भी बैटरी से कनेक्ट देखो नहीं किया हुआ, लेकिन अब इस वायर को जरा जल्दी से एक्सपेरिमेंट की तस्वीर बना लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। जी इस पे आते हैं। देखिए, जैसे इधर भी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था ना, क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ वोल्टेज हमने जगानी है, बार मैग्नेट की मोशन दे के वोल्टेज हमने प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह इधर भी इसको हमने वोल्टेज नहीं देनी, बल्कि इस वायर को मूव करा के
मैग्नेटिक फील्ड में तार को हम अप डाउन मूव कराएंगे तो वोल्टेज खुद क्रिएट होगी। यही तो इस तजुर्बे, इस चैप्टर का मकसद है कि फोर्स प्रोवाइड करनी है। जी बिल्कुल, और वरना तो बैटरी उसको वोल्टेज दे देती। तो इधर हमने वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस करनी, ठीक कैसे करनी है वो बता दो। तो पिक्चर जल्दी से बनाइए आप लोग सारे। तो अब इस तरह का यार एक सिंपल सा बच्चों apparatus है। जैसे देखिए ये दो मेरे पंचेस है ना, ये समझो एक नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ साउथ पोल के दरमियान ऐसे हमने एक तार रखी हुई है, ठीक है। ये सपोज एक वायर और ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट यूं पड़े हुए, ठीक है जी, यूं करके। ये चलो अगर यूं सीधा देखते हो तो यूं कर देते हैं, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स हैं, ठीक है। ये देखो एक इसकी सरफेस है ये वाली और एक इसकी सरफेस है ये वाली। तो ये दोनों नॉर्थ साउथ ऐसे आमने सामने पड़े हुए हैं और बीच में एक तार है, और ये तार मार्कर की समझो ये पीछे जाके वायर से गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। हमने अब इस तार को पकड़ के ना इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है कि इस बार मैग्नेट्स के दरमियान इस तार को पकड़ के ना एक अपवर्ड झटका देना है और एक डाउनवर्ड झटका देना, यानी एक अप झटका देना, एक डाउन झटका देना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यूं तार को यूं मूव कराना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी देखो जैसे ये दो मैग्नेट्स पड़े हुए हैं ना, तो इसमें तार को अप और डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन यूं करना। आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगी, अब ये देखिए सवाल ये था see what we will do in this experiment. We will move the wire. देखिए move the wire up and down vertically. We'll move the wire up and down vertically, यानी ऐसे vertical में up down कर। गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने उसका फंक्शन लिखा था कि ये मेजर करता है और डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट्स। ये तो इसका फंक्शन लिख रहा था। वैसे इसका यही काम है कि इस लूप में या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये झटका मार के बताएगा कि जी करंट फ्लो हुआ है, ये करंट की गवाही देता है। तो नोट ये था कि इस एक्सपेरिमेंट में देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट we will move the wire up and down vertically in the magnetic field of the bar magnets. In the magnetic field of the bar magnets, क्या होगा? So we will move the wire up and down vertically in the magnetic field of the bar magnets. यहाँ तक clarity है सबको? So in this experiment, we will move the wire up and down vertically in the magnetic field of the bar magnets. अच्छा, अब बताओ कि फिर हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी? ऑब्जर्वेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या होगी? देखो बहुत सुकून से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। ऑब्जर्वेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट हमारी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में ये होगी कि देखिए आप जब तार को एक अपवर्ड झटका देंगे, देखो तार को जब एक अप झटका दोगे, यानी इस वायर को ऐसे ऊपर झटका दोगे, तो गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ क्या दिखाएगा बोलो? गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ऐसे रुका रहेगा या will the galvanometer needle show you a deflection like this? एक ऐसे झटका सा मारेगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपने ये देखना है कि जी when the wire is moved upwards, so the galvanometer shows a deflection. When the wire is moved upwards, the galvanometer shows a deflection. ठीक है? In a certain direction. चलो फिलहाल हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे। In a certain direction. फिर जब तार को आप अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे, चलिए लिखिए सर। तो when the wire is moved upwards,
the galvanometer shows a deflection in a certain direction. देखेंगे किस डायरेक्शन. अच्छा, जब वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी तो अब जब तार को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी डाउनवर्ड पुश देंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी. देखिए, ये दो बार मैग्नेट्स के दरमियान एक तार पड़ी हुई है ना, तो हमने तार को सिर्फ एक अप पुश देना और एक डाउनवर्ड पुश देना. सी, अप एंड डाउन. Up down vertically. You have to keep moving this wire up and down vertically. You will see the galvanometer showing you deflections over here. समझ रहे हो? तो आपने जब तार को मूव किया upwards, तो the galvanometer shows a deflection in a certain direction. फिर हम लिखेंगे कि when the wire is moved downwards, when the wire is moved, इधर भी moved upwards था और इधर जब wire is moved downwards तो क्या होगा? When the wire is moved downwards, the galvanometer shows a deflection in the opposite direction. Galvanometer shows a deflection in the opposite direction. तो galvanometer जो है ये opposite direction में एक deflection ऐसे शो करेगा. तो याद रखिए कि जब तार को ऊपर मूव करेंगे तो galvanometer शो करेगा deflection in a certain direction. बट जब तार को नीचे मूव करेंगे तो जब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑपोजिट हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर नीडल का डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्लियर? अब देखिए, तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए बच्चों, अगर आप तार को स्लोली मूव करेंगे, यानी फर्ज करो तार को आपने आहिस्ता से, इस एक्सपेरिमेंट में आपने वायर को आहिस्ता ऊपर लाया या आहिस्ता नीचे ले गए, तो डिफ्लेक्शन विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या इट विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन? बोलो. वायर को जब आप इस एक्सपेरिमेंट में स्लोली अप एंड डाउन मूव करेंगे तो द डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर विल बी अ स्मॉल डिफ्लेक्शन. ये जो नीडल है हल्का सा बस झटका खा के वापस आई. बट अगर आप तार को ऐसे स्विफ्टली एकदम तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे ले जाएं तो डिफ्लेक्शन की अमाउंट ऐसे बहुत लंबा डिफ्लेक्शन होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन. ठीक है? आप लोग इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखिए कि इफ द वायर इज मूव्ड slowly, if the wire is moved slowly up and down, if the wire is moved slowly up and down, the deflection on the galvanometer, is small. तो अगर आप इस तार को slowly up and down मूव करते हो तो the deflection on the galvanometer is small. But if the wire is moved speedily, if the wire is moved speedily up and down, so the deflection on the galvanometer is large. अगर तार जो है उसे स्पीडली अप एंड डाउन आप मूव करते हैं तो द डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर जो है इट इज लार्ज. जी ठीक. So if the wire is moved speedily up and down, the deflection on the galvanometer is large. Clear है ये बात? तो डिफ्लेक्शन अगर आपकी अप एंड डाउन जो है वो
If the wire is moved speedily up and down, so the deflection on the galvanometer is large. Clear it? GGT. तो इस पूरी बात से ये समझ आया कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पे चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, बच्चों सिर्फ तभी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी जब तार मूवमेंट में होगी या मोशन के दौरान आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी, या जब वायर रेस्ट पे हो तब भी डिफ्लेक्शन दिखेगी. Yes. So the notable thing is कि the deflection will only be seen. याद रखिए एक नोट फॉर्म में कि देखो, the galvanometer will show a deflection only when the galvanometer will show a deflection only when the galvanometer will show a deflection only when the wire is in motion. When the wire is in motion, it will show no deflection. It will show no deflection if the wire is stationary. याद रखिए कि डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी अगर तार स्टेशनरी है. ठीक है जी. So the galvanometer will show a deflection only when the wire is in motion. It will show no deflection if the wire is stationary. Yeah, not moving. Yeah, the clarity is, it will show a deflection only when the wire is in motion. Even तो अब इस पूरी ऑब्जर्वेशन से conclusions derived from the observations of this experiment. देखिए, conclusions derived from observations of this experiment. अब जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या conclusions हमने derive की from observations of this experiment? क्यों जी? क्या conclusions बच्चों derive की गई? देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये वही चीज अब देखना आपको repeated नजर आएगी कि deflection of the galvanometer किस बात का इशारा है? तार को जब आप मूव करते हो, see when we move the wire, तो deflection of the galvanometer आपको किस बात का सबूत दे रही है? जब आप इस तार को, ये देखिएगा जरा, आपने जब इस वायर को अप या डाउन मूव किया था, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किस बात की निशानी है? गैल्वेनोमीटर बच्चों क्या ऐसे ही डिफ्लेक्ट कर जाता है, या जब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करता है तो तभी डिफ्लेक्ट करता है? बोलो, करंट फ्लो करेगा तभी डिफ्लेक्शन शो हो रही है. तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर C is an indicator of the fact. Deflection of the galvanometer indicates that electric current is flowing. Electric current is flowing through this loop या सर्किट. ठीक है. और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना
ये किस बात की निशानी है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना किस बात की निशानी है? तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप या सर्किट। तो अब जब इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप या सर्किट, तो इस ये किस बात का मतलब है कि एन ईएमएफ must have been generated, an EMF must have been generated या produced in this circuit। क्या ख्याल? तो इस तार का देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इशारा है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इज एन इंडिकेटर कि यार इस पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और करंट ऐसे ही नहीं फ्लो करता, करंट फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वही एनर्जी वो ईएमएफ कहला रही है। यानी चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए इस पूरे सर्किट में यकीनन एक ईएमएफ जागी है। तो देखो अब तक दो तरीके ईएमएफ जगाने के हमने सीख लिए। एक तो ये कि इस बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कराओ, तो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन की वजह से ईएमएफ जागेगा। आज एक और चीज पढ़ने लगे हम कि जब एक तार मैग्नेटिक फील्ड में अप एंड डाउन, देखो ना ये मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से कहां जाती है? ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स नॉर्थ से साउथ ही नहीं एक्ट कर रही, ठीक है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सी ये वाली। और ये वायर जो है, ये वायर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब देखो मैं अप एंड डाउन मूव कर रहा हूं, जरा बच्चों मुझे बताना कि जब मैं इस तार को अप एंड डाउन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों से मूव कर रहा हूं, नहीं इसमें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात नहीं कर रहा ना, यहां तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जी इधर जब मैं तार को अप एंड डाउन मूव कर रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या ये वायर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? इस बार मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या ये वायर जब मैं अप एंड डाउन मूव करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती भी नहीं जा रही होगी? और कट भी कैसे कर रही है? देखो 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलरली ये कट कर रही है। बोलो यस और नो। तो देखिए हम एक नोटेबल बात ये लिखते हैं कि इस ऊपर की पूरी बात का मतलब ये है, दिस मीन्स कि आज से ईएमएफ जगाने का एक दूसरा तरीका क्या है? तो लिखें दिस मीन्स दैट ईएमएफ कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड व्हेन अ वायर is cutting perpendicularly, when a wire is cutting perpendicularly through the magnetic field। तो याद रखिए कि ईएमएफ तब भी जनरेट हो सकती है कि अगर वायर परपेंडिकुलरली थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स आप कट करवा रहे हैं, ठीक है। तो एन ईएमएफ, जी दिस मीन्स दैट ईएमएफ कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड व्हेन अ वायर इज कटिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स। ये भी एक तरीका है इसको ईएमएफ इंड्यूस कराने का। ये क्लैरिटी है सबको बच्चों? चलो ये डायग्राम, तो ये बेसिकली पास पेपर्स का सवाल ही है, बड़ा सिंपल सा। मैं आता हूँ इस पर भी। तो इन बातों को ना आपने जरा बड़े तफसील से समझकर डिटेल में देखना है। क्यों बच्चों? अच्छा जी, अब जरा आइए कि व्हाट इज द स्टूडेंट्स मेथड टू फाइंड। देखो यार इस सोलेनॉइड में तो आपको डिफ्लेक्शन किस तरफ होनी है वो कल वाली स्टोरी सब समझ आ गई थी ना।
कि वो लेंजेस लॉ का जो एक कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू हमने ढूंढा था। बट आज अब इस वाले तरह के केस में कि जब ये वायर अप एंड डाउन मूव कर रही है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रही है और इसमें एक ईएमएफ जाग रहा है, तो उस ईएमएफ की डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर को कैसे डिसाइड करेंगे? जरा इस पे आइए आप, हेडिंग डालो कि व्हाट इज द स्टूडेंट्स मेथड। स्टूडेंट्स मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन, students method of finding the direction of the induced EMF and direction of deflection of galvanometer। अब क्या तरीका था बच्चों गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन तलाश करने का और ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन तलाश करने का? Does anybody have any idea कि ये क्या तरीका होता था जिससे हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन ढूंढ लेते थे? क्या मेथड था? यस, तो यहां पर लगता है इट इज कॉल्ड द फ्लेमिंग्स, लेफ्ट नहीं बल्कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड ग्रिप रूल नहीं, सिर्फ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स का हमने अब तक पीछे याद है चैप्टर 4 में ये वाला लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, रिमेंबर दिस रूल, जिसमें याद है ना कि ये थंब जो है वो फोर्स इंडिकेट करती थी F, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड यानी B और ये सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन यानी I, FBI। तो वो तो लेफ्ट हैंड रूल लगता था। देखिए लेफ्ट हैंड रूल हर उस जगह लगता है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, करंट की डायरेक्शन पता हो और फोर्स आपने फाइंड करनी। अब यही हरकत एग्जैक्टली आपने उंगलियों का डिजाइन ऐसे राइट हैंड से बनाना, सी दिस वे, ये राइट हैंड से ऐसे करके आपने यही रूल, राइट हैंड रूल भी यही चीज है। बट इसमें भी अब देखो ये थंब जो है आपकी, ये फोर्स ही को इंडिकेट करेगी, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को ही इंडिकेट करेगी और ये सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को ही इंडिकेट करेगी। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कहता है, जरा ये देखिएगा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल कहता है, देखो ये भी बिल्कुल उसी तरह है लेकिन इसके साथ जरा आपने नोट याद रखना कि देखें इट इज द सेम एज left hand rule, it is the same as left hand rule, but Fleming's right hand rule applies. Fleming's right hand rule applies only when magnetic field यानी कि B is given, the direction of the force, देखिए the direction of the force F is given. So Fleming's right hand rule applies only when the magnetic field B is given, the direction of the force F is given,
and we have to find the direction of the electric current, and we have to find the direction of the electric current I in the circuit. तो बच्चों इसमें उंगलियों की फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे लेफ्ट हैंड रूल में थी, याद है? लेकिन यहां पर याद रखना ये बड़ी अहम बात कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, फोर्स की डायरेक्शन पता हो और करंट हमने ढूंढना हो। जबकि लेफ्ट हैंड रूल कब लगता है? यही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइज। मैं एक दफा वैसे एक रिकॉल दे रहा हूं आपको, डिफरेंस ताकि पता चल जाए, ठीक है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाइज व्हेन बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन बी इज गिवन एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी इज गिवन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट गिवन हो and we have to find the direction of the force on the wire, direction of the force on the wire. So Fleming's left hand rule applies when magnetic field is given and current is given and we have to find the direction of the force on the wire, and we have to find the direction of the force on the wire. तो तब भाई लगता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। जी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट इसमें हर चीज है। तो बच्चों ये जरा फर्क वाजे कीजिए। एफबीआई में से बी गिवन हो, आई गिवन हो और एफ ढूंढना हो, तो एफ ढूंढने के लिए लेफ्ट, देखो एफ और लेफ्ट में फे का साउंड बहुत क्लियर है और इसको याद भी यूं रखवाता हूं, सुनो। और करंट ढूंढना हो तो राइट, करंट से राइट, आर का साउंड इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। तो इसको यूं याद रखा मैंने कि करंट की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो राइट, फोर्स की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो लेफ्ट। मैं आपको जरा शॉर्टकट में लिखवा भी देता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस तो देखिए अब वो चैप्टर वाइज तो नहीं आएंगे ना, सवाल तो रैंडमली कहीं से भी उठ के आ जाएगा। तो यू शुड बी एबल टू डिसाइड कि किधर क्या रूल लगाना। बहुत आसान बातें हैं कि अब इसमें आगे जरा देखिएगा। जी तो इसके लिए एक शॉर्टकट, आप दोनों रूल्स में ना डिस्टिंग्विश करने के लिए शॉर्टकट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन both rules of Fleming. तो shortcut for distinguishing between both rules of Fleming, देखिए अगर आपने फोर्स फाइंड करनी तो F for force and F for left। फोर्स की क्वेश्चन मार्क यानी डायरेक्शन ढूंढनी हो तो अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल, और करंट की डायरेक्शन ढूंढनी हो
करंट से राइट, याद रहेगा। सी फोर्स ढूंढनी हो तो लेफ्ट, करंट से राइट। कितनों को ये पक्का याद हो गया? जी प्रीवियस पेज में देखो, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इन्हें सिर्फ बस रिवाइज करते रहना और बाकी सब्जेक्ट्स के आप साथ साथ बेशक ईयरलीज करते रहो। फिजिक्स का भी ना बेशक एक दिन छोड़ के एक दिन या एक एक थ्योरी रोज करते रहे, जितने चैप्टर्स अब तक हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो जो रह जाएंगे वो साथ साथ फिर कवर कर लेंगे, जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं। एक ईयरली रोज हर सब्जेक्ट का जी करें। बस एग्जाम से 2 दिन पहले ना फिर आपने सिर्फ उस सब्जेक्ट पे पीछे पड़ जाना है जो हो रहा है। जैसे सेकंड थर्ड को हम सिर्फ केमिस्ट्री की डिस्कशंस करेंगे, आप भी रिविजन्स नोट्स वोट्स सब करते रहो, लेकिन नोट्स वगैरह पक्के हो जाने चाहिए, अब तो काफी चीजें हो गई हैं। तो मतलब ये शॉर्टकट बड़ा आसान सा काम कर देगा अब आपका एमसीक्यूज में, थ्योरीज में। फिर लेफ्ट लगता है जब फोर्स चाहिए हो तो लेफ्ट लगाओ, करंट चाहिए हो तो राइट लगाओ, ठीक है। ये जरा फर्क आप जाने। तो मैं जरा अब आपको केस 1 पे लाता हूं। बेसिकली ये केसेस ना एफएक्यूज ही हैं, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको ना इसकी एक 2 डायमेंशनल पिक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये देखना था, वो इस तरह से ना एक वायर बीच में यूं रखेगा ए बी के नाम से। यहां से अब क्या हो रहा है, ये एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जी जी मैं करूंगा। मैथ्स की अर्लीज ना आईजीसीएसई वालों का पेपर जो है वो 6th को P2 है और 9th को P4 है। तो वो कल से इंशाल्लाह मैं अफ्तारी के बाद जो क्लास 2 घंटे की रखूंगा, 2 ढाई घंटे की, उसमें आईजीसीएसई के मैथ्स प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। केमिस्ट्री में जो कि फ्लो सेट हो गया, मैं चाह रहा था जरा पहले वो हो जाए, तो वो सुबह में हम करेंगे और बाकी 1-2 घंटे की मैं आपकी मैथ्स की शाम में लूंगा, ठीक है। वो मैं प्लान कल भेजता हूँ। तो आपके पास ये इधर बच्चों एक वायर है ए बी, ठीक है। बहरहाल आप अपनी ईयरलीज उसकी भी करते रहिए। P2 में तो इंशाल्लाह आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स होंगी, वो होंगी भी तो मैं कराऊंगा। और जो P4 है उसमें मेनली मसले होते हैं थोड़े बहुत जो आते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। P2 तो आईजी का सबको इजी लग रहा होगा। आईजी वाले जो बच्चे हैं जरा बताइए जी, P2 आपको। हाँ, P2 तो मुफ्त के मार्क्स है, वो जीसीई में भी और उसमें भी। जो दूसरा वाला पर्चा है उसमें थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मसले आते रहते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह अगेन उसको भी डिस्कस करने का तरीका यही होगा कि दिमाग खुले, सोचने के तरीके बने। जी देखते हैं, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, करेंगे उसको भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा केमिस्ट्री का अच्छा है माशाल्लाह, फ्लो सेट हुआ हुआ है तो इसको चलाते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों ने हर सब्जेक्ट का एक ईयरली रोज ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। चलें, अब बच्चों आपसे सवाल ये है कि ये हमारे पास एक नॉर्थ है और एक साउथ, ऐसे करके ये एक दो मैग्नेट्स के बीच में वायर रखी हुई है। तो सवाल में हम कहते हैं कि जी द वायर इज मूव्ड अपवर्ड्स, यानी आउट ऑफ द पेज। वायर जो है वो आउट ऑफ द पेज कहते हैं मूव करा रहा है।
The wire is moved out of the page. तो A पार्ट में वो कहता है mark the direction of electric current flowing in the wire AB. कहता है mark the direction of the electric current flowing in the wire AB. तो कैसे आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर AB का डायरेक्शन मार्क करेंगे? अब जरा सुनो, तो मार्क द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर AB. जरा बच्चों आप देखिए, मुझे एक बात बताएं, देखो हमें इस तार में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ दी हुई है कि नहीं? ये तो नॉर्थ से साउथ हमने खुद जज करनी है, और करंट की डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है। तो करंट जिधर चाहिए हो, टेल मी, अब इधर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगेगा या फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, क्या लगेगा? यस, करंट चाहिए तो राइट, करंट से राइट। उंगलियों की फॉर्मेशन और मतलब बिल्कुल वही है यार। उम्मीद है आपको लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का भूला नहीं, अप्लाई करना आता है, कर लेते हो। देखो हमें उसने बताया हुआ है कि द वायर इज मूव्ड अपवर्ड्स, यानी आउट ऑफ द पेज। अच्छा, जब ये कह रहा है कि वायर को आउट ऑफ द पेज मूव कर रहा है, तो ये इन अदर वर्ड्स आपको फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है। आपको किसकी डायरेक्शन दी हुई है? आपको फोर्स की डायरेक्शन गिवन। क्या ख्याल है? चलिए, तो आप बता सकते हो बच्चों करंट कहां B टू A जाएगा या A टू B? जी देखे ना, मूव्ड अपवर्ड्स का यही मतलब नहीं है कि सी इफ दिस वायर इज मूव्ड अपवर्ड्स, इट मींस सी मूव्ड अपवर्ड्स का मतलब है कि आउट ऑफ द पेज ही आएगा। तो जरा करंट की डायरेक्शन बताओ। देखो रूल उसी तरह लगाना है, बट सिर्फ अब राइट हैंड की उंगलियां यूज करनी। मतलब इसमें अभी भी वही है, देखो ये अभी भी आपको क्या बताएगा, ये थंब आपको अभी भी फोर्स की डायरेक्शन है F, ये वाली उंगली अभी भी मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन के अलोंग होगी, और ये वाली उंगली सेकंड वाली अभी भी करंट I की डायरेक्शन के अलोंग होगी। तो जरा चेक कीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक टिप दी थी बच्चों, इफ यू ऑल रिमेंबर, कि आपने कॉपी को ऐसे घुमाना है कि आप किस साइड पे आके बैठें, चाहे लेफ्ट हैंड रूल लगाना हो चाहे राइट हैंड रूल लगाना हो। यू ऑल रिमेंबर दैट टिप कि ऑलवेज आप एज अ स्टूडेंट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पे बैठ के रूल लगाया करें। हमेशा नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट पे बैठकर रूल लगाओगे तो लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो, कॉपी घुमाने से आपको कंफर्ट होगी, आपको नहीं घूमना पड़ेगा। तो राइट हैंड रूल की उंगलियां निकालते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, आई यू ऑल वाचिंग? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन बताती है ना। B मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, F फोर्स का है और I करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है ऐसे। और मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस वायर AB पे ये मार्कर, सपोज वो तार है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन तार पे इधर ये क्या बता रहा है, मूव्ड अपवर्ड्स, यानी तार पे फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो ये थंब कहां जाएगा? थंब विल इंडिकेट वेयर? थंब अपवर्ड इंडिकेट करें, क्योंकि तार को ऊपर फोर्स दे रहे हैं हम ये, समझ रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ और तार पे फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो मुझे बताओ कि फिर करंट की उंगली कहां जा रही है? देखो ये करंट की उंगली जा रही है, करंट की उंगली तो फिर इस तरफ जा रही है ना, B टू A जा रही है या A टू B?
बोलो जरा, बी टू ए जा रही है या ए टू बी? बाकी लोग भी जवाब दें। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की उंगली ये है, तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो तार में करंट कहां जाएगा फिर? तार में करंट बी टू ए जा रहा है कि नहीं? तार में करंट बी टू ए जा रहा है। यू ऑल एग्री? तो इसका मतलब है कि तार में करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे, बी टू ए की तरफ। वापस लाते हैं कॉपी को घुमा के, तो देखिए इसका मतलब है कि अगर इस तार को अपवर्ड झटका दिया तो करंट इसमें बी टू ए फ्लो करेगा, और बी टू ए फ्लो करते करते, मुझे जरा अब एक बात बताओ, आपको याद है वो बात कि सपोज ये गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे पड़ी, अब बच्चों जब ये चार्जेस यहां से दौड़ते हुए आएंगे, तो जब इधर से चार्जेस दौड़ते हुए आएंगे तो गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट करके पांव के नीचे रोनते हुए यहां से नहीं निकल जाएंगे? तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या लिखूं, डाउनवर्ड्स आ रही है डिफ्लेक्शन या अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रही है? खैर उधर अल्फाज जैसे भी वो देगा उससे फिर आप पहचान लोगे। यस, तो इसका मतलब है कि इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो किस तरफ होगी? तो वो अक्सर बी पार्ट में कहता है कि ड्रॉ द shape of the deflected needle. To draw the shape of the deflected needle, तो डिफ्लेक्टेड नीडल की शेप जो है आप फिर इसी तरह बनाओगे ना कि वो ऐसे नीचे की तरफ, तो उसको ऐसे डॉटेड सा बना दो, डॉटेड सा एरो, ये नीडल नीचे ऐसे घूम गई नीचे की तरफ, तो एक झटका मार के वापस। तो जैसे ही देखें आप इस नॉर्थ पोल यहां रखो, साउथ पोल इधर रखो, और तार को एक अपवर्ड झटका दोगे, तो ये गैल्वेनोमीटर देखना इधर से ऐसे एकदम नीचे फ्लिक करेगा। तो बच्चों राइट हैंड रूल लगाना समझ में आया? टिप ये है कि आपने नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पे आके बैठना। बात समझ रहे हो? इसके बाद जरा देखिए, एक और एफएक्यू जरा इसका समझ लीजिए। देखो, अब देखिए अगर इस साइड पे हमारे पास नॉर्थ पोल हो और इस साइड पे हमारे पास साउथ पोल हो, ठीक है, जरा सुनिएगा प्लीज ये बात। ये वायर ए बी है अगेन, और ये वो गैल्वेनोमीटर का नीडल है। जी बस 2 मिनट जरा देख लीजिए। अब वो कहता है कि द वायर इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, कहता है तार को पुश डाउनवर्ड किया गया, या डाउनवर्ड्स का यहाँ क्या मतलब है? इनटू द पेज है, पुश कर रहे हैं, या आउट ऑफ द पेज? डाउनवर्ड का मतलब क्या है? इनटू द पेज पुश हो रहा है या आउट ऑफ द पेज? बोलो, तार को डाउनवर्ड ले जा रहे हैं। यस, डाउनवर्ड्स का यहाँ मतलब है इनटू द पेज पुश हो रही है तार, यानी तार को हम इनटू द पेज धकेल रहे हैं। तो वो कहता है mark the direction of the electric current in the wire AB. तो जरा मार्क कीजिए जी, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर AB। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि तार को पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड्स। तो अब ये ना सोचें कि जाहिर ऑपोजिट होगा, बट अप्लाई करके देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ढूंढनी हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां दी हुई है नॉर्थ टू साउथ, और वायर इज पुश डाउनवर्ड्स का मतलब है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। देखिए समझो, आपको फोर्स की डायरेक्शन वो बता रहा है।
तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपको बता रहा है। अब मुझे ये बताइए कि फोर्स की डायरेक्शन जब वो आपको बता रहा है, तो अब किस तरफ होगा करंट का डायरेक्शन, ए टू बी या बी टू ए? तो अगेन आप इसको यूं मरोड़ो, एंड ऑलवेज राइट हैंड रूल हो या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हुए यू विल सिट ऑन द नॉर्थ पोल पर बैठकर आप रूल लगाएं। ये टिप है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये फर्स्ट फिंगर याद है मैग्नेटिक फील्ड की होती है पहली उंगली, थंब फोर्स होता है और ये करंट होता है सेकंड फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो ये ऐसे आ गई नॉर्थ साउथ। अब मुझे बताओ कि तार पे फोर्स यानी ये थंब किधर इशारा करे? तार तो नीचे पुश हो रही है, तो आपको याद है आपने बैठे बैठे इधर ही से हाथ यूं मरोड़ना है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और थंब इनटू द पेज हिट हो रही है क्योंकि फोर्स ऑन द वायर नीचे लग रहा है। तो करंट की उंगली देखो ये वाली बनती है, ये करंट की उंगली फिर कहां जा रही है? ये करंट की उंगली ए टू बी जा रही है। तो इसका मतलब है तार में करंट जो है वो ए टू बी ऐसे बिहेव करेगा। तो आपने अब जब ए टू बी करंट जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से वो डिफ्लेक्शन कहां की तरफ होगी? नीडल अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा या डाउनवर्ड? देखो इलेक्ट्रॉन्स अब सॉरी चार्जेस यूं जा रहे हैं, तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होके ऐसी रुख में चला जाए। क्योंकि देखो ना, ये तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था कि सपोज अगर इधर से यहां से ये करंट आ रहा है, तो ये इधर से इसको पुश देते हुए वापस यूं जाएगा, तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है जी। अब ये चीज आपने अगर देख ली है, तो सुनो, ये रूल अप्लाई करना समझ आ गया सबको? तो बच्चों जरा अब आओ टॉपिक पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस वायर। 5-10 मिनट जरा बस रुकना, मैं 1 मिनट ये करवा लूं जरा, फिर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। देखिए, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है तार में, वो आपने एक फॉर्मूला फिलहाल याद रखना है, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करूंगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू BVL। याद है हमने पीछे वो जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर पे पढ़ा था, वो BIL था, ये BVL है। अब इसमें B stands for the strength of electromagnet, sorry, B stands for the strength of the magnetic field, strength of magnetic field of magnets, ये B इसको कहते हैं। ठीक है जी। V क्या है इसमें? V है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मोशन ऑफ द वायर, कितनी स्पीड से आप उसे मूव करा रहे हो, स्पीड ऑफ मोशन ऑफ द वायर, इसको V से डिनोट हो रहा है। और L इज द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द फील्ड, उसको L से डिनोट कर। ठीक है, चलिए यहां तक कंटिन्यू करेंगे इसको, फिर आगे इस क्लास में इधर तक जरा आप लोग इसको देख लीजिए।